फिजियोलॉजी में अपन पढ़ रहे थे मादा जनन तंत्र। पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था मध्य चक्र के बारे में, स्ट्रेस साइकिल। इसकी 4 प्रकार की अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी। पहली कौन सी? प्रोस्ट्रस, दूसरी स्ट्रेस, तीसरी मेट स्ट्रेस और चौथी प्रकार की थी डाई स्ट्रेस। डाई स्ट्रेस 4 प्रकार की स्टेजेस होती है मध्य चक्र की। स्ट्रेस साइकिल की 4 प्रकार की स्टेज बताई थी मैंने आपको। इसमें प्रोस्ट्रस जो अवस्था है वो कितने दिन चलती है? 3 से 4 दिन। प्रोस्ट्रस अवस्था जो है 3 से 4 दिन तक चलती है। टोटल इनकी सबकी अवधि होती है, जैसे अपन बात करते हैं स्ट्रेस साइकिल की। स्ट्रेस साइकिल की जो अवधि होती है, टोटल एक साइकिल का चक्र जो होता है वो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग समय के लिए होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं कैटल और बफेलो में ये साइकिल जो चलती है ये 21 दिन की होती है। 21 दिन की होती है। और अगर सीप और गोट की अगर बात करें तो ये होती है 17 दिन की। इस प्रकार ये अलग अलग जीवों के अंदर ये जो साइकिल होती है, ये चक्र होता है, अलग अलग टाइम के लिए चलता है। इनके अंदर अगर बात करते हैं अपन कैटल बफेलो की अगर बात करते हैं तो जिसमें प्रोस्ट्रस साइकिल है वो 3 से 4 दिन तक चलती है। इसके अंदर कई लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे कि कार्पस ल्यूटियम। अगर इससे इस साइकिल से पहले, मध्य चक्र से पहले, इस मध्य चक्र से पहले अगर दूसरा मध्य चक्र स्टार्ट हुआ था उसमें भी कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ था, सही है, सीएल का निर्माण हुआ था। तो इस प्रोस्ट्रस स्टेज के अंदर क्या होता है, उससे पहले वाले चक्र की कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है, सही है। इसका एक लक्षण तो क्या हो गया, पहले वाले, इससे जस्ट पहले वाला जो चक्र था उसकी कार्पस ल्यूटियम जो थी वो इस अवस्था के अंदर दूसरे मध्य चक्र की प्रोस्ट्रस स्टेज के अंदर आके नष्ट हो जाती है, सही है। इसके अलावा इसके अंदर जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स और वेजाइना में ग्रंथियों का सीरस स्त्राव, सिक्रेशन, सीरस सिक्रेशन यहाँ पे स्त्रवित होने लग जाता है। इसके अलावा एफएसएच का प्रभाव बढ़ने लगता है, एफएसएच हार्मोन का प्रभाव बढ़ने लगता है। और एफएसएच हार्मोन का प्रभाव क्या काम करता है, मैंने आपको बताया था एफएसएच हार्मोन का काम क्या होता है। एफएसएच हार्मोन का काम होता है अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर जो फॉलिकल्स होती है, फॉलिकल्स जो पुट्टिकाएं अपन बोल सकते हो, पुट्टिकाओं का निर्माण करवाता है। एफएसएच जो होता है, एफएसएच हार्मोन जो होता है अंडाशय के अंदर पुट्टिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है। अपन कह सकते हैं जो फॉलिकल्स होते हैं उनके निर्माण को प्रेरित करता है, जिनसे क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल। सबसे पहले कौन सा बनता है, प्राइमरी फॉलिकल, सही है। उसके बाद में द्वितीय फॉलिकल जिसको सेकेंडरी फॉलिकल्स बोला जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर टर्सरी फॉलिकल्स, फिर क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल्स। सबके लास्ट में जो बनता है जो परिपक्व, जिसको अपन पुट्टिका कह सकते हैं, परिपक्व पुट्टिका, उसको क्या बोला जाता है, ग्राफिन फॉलिकल। और जो ओवम होता है, अंडाणु जो होता है वो इसी के अंदर व्यवस्थित होता है, ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ही व्यवस्थित होता है। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है, जैसे कि फॉलिकल्स का निर्माण, प्राइमरी फॉलिकल्स का निर्माण, सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण, टर्सरी फॉलिकल का निर्माण, ये सारे जो एफएसएच के प्रभाव में होते हैं वो कौन सी अवस्था के अंदर होते हैं, प्रोस्ट्रस अवस्था के अंदर देखने को मिलते हैं। कौन सी अवस्था में, प्रोस्ट्रस अवस्था में देखने को मिलते हैं। ये सारे अपने देख लिए थे पिछली क्लास में। इसके बाद में कौन सी अवस्था आती है, स्ट्रेस अवस्था। स्ट्रेस अवस्था में क्या होता है, स्ट्रेस अवस्था में ग्राफिन फॉलिकल तो कौन सी अवस्था में बन गई, प्रोस्ट्रस के अंदर बन गई एफएसएच के प्रभाव में। अब एक ग्राफिन फॉलिकल अवस्था जो है ये अपने आकार में वृद्धि करने लग जाती है। ग्राफिन फॉलिकल जो है वो अपने आकार में वृद्धि करने लग जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, ग्राफिन फॉलिकल। कौन सी अवस्था में होता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस प्रोस्ट्रस के अंदर तो इसका निर्माण हो गया, सही है। अब स्ट्रेस अवस्था के अंदर ये ग्रोथ करेगी, अपने आकार में ग्रोथ भी करेगी, अपने अंदर और लेयर्स का निर्माण करेगी। जैसे अपन बात कर सकते हैं इसमें जोना पेलुसिडा, अंडाणु के ऊपर पाया जाने वाला जो लेयर है जोना पेलुसिडा। इसके अलावा कुमुलस सुफोरस की लेयर्स का निर्माण करेगी। वो सारी अवस्था जो होती है वो स्ट्रेस अवस्था के अंदर होती है। स्ट्रेस अवस्था के अंदर
स्ट्रेस अवस्था जो होती है वो 12 से 24 आवर्स तक चलती है। स्ट्रेस स्टेज 12 से 24 आवर्स तक इसकी अवधि होती है। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन उसका स्त्राव बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव बढ़ जाता है और इस एस्ट्रोजन हार्मोन का बढ़ा हुआ स्त्राव जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव दिखाता है। इसके ऊपर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कौन सी अवस्था में बढ़ता है? स्ट्रेस अवस्था के अंदर इसका लेवल बढ़ जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन का, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ऊपर प्रभाव दिखाने से क्या होता है, जो पशु होता है वो हीट के लक्षण प्रदर्शित करने लग जाता है। हीट के लक्षण जो है प्रदर्शित करने लग जाते हैं। कौन से लक्षण? हीट के लक्षण प्रदर्शित करने लग जाता है। हीट के लक्षण कौन कौन से हो गए? जैसे कि बेचैनी होना, बेचैनी होना। दूसरा इसका लक्षण हो गया भूख कम लगना, भूख कम लगना। तीसरा इसका लक्षण कौन सा हो गया? बेलोविंग। बेलोविंग को हिंदी में क्या कहते हैं? रामना या गम्भाना जिसको बोल सकते हैं। चौथा इसका लक्षण हो गया दूध उत्पादन में कमी। दूध उत्पादन में कमी। पांचवा लक्षण हो गया एंजियस, पशु का एंजियस होना। एंजियस का मतलब होता है अनमना, अनमना होना। ये सारे हीट के लक्षण जो होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में उत्पन्न होते हैं, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव दिखाता है और हीट के लक्षण प्रदर्शित करता है, जैसे कि बेचैनी होना, भूख कम लगना, बेलोविंग होना, दूध उत्पादन में कमी और एंजियस। ये सारे लक्षण जो हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में एस्ट्रस साइकिल के अंदर प्रदर्शित किए जाते हैं। कौन सी अवस्था में? एस्ट्रस साइकिल के अंदर प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अलावा ग्राफिन फॉलिकल जो है परिपक्व हो जाती है, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है, पूर्ण रूप से परिपक्व, ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है एस्ट्रस साइकिल के अंत में, इन अंत का मतलब होता है 12 से 24 आवर्स के टाइम होता है, तो या तो जब ये समाप्त होने वाली अवस्था एस्ट्रस साइकिल जब समाप्त होती है तो उस अवस्था के अंदर क्या होता है ग्राफिन फॉलिकल होती है वो फट जाती है। कई पशुओं के अंदर ये ग्राफिन फॉलिकल जो होती है एस्ट्रस साइकिल के अंत में फटती है। इसके अलावा जो मैट स्ट्रेस अवस्था है उसके प्रारंभ में भी फट सकती है। कई पशु ऐसे होते हैं जिनके अंदर मैट स्ट्रेस की शुरुआत में ये ग्राफिन फॉलिकल फटती है, या कई जीव ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो एस्ट्रस साइकिल होता है एस्ट्रस साइकिल के अंत में ये ग्राफिन फॉलिकल होती है वो फटती है। तो ग्राफिन फॉलिकल जो होता है वो किसकी वजह से फटती है? एलएच हार्मोन की वजह से। एलएच हार्मोन की वजह से क्या होता है एफएसएच हार्मोन का अब ग्राफिन फॉलिकल पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुकी है तो शरीर के अंदर जो एफएसएच हार्मोन है उसकी कमी होने लग जाएगी। सही है, एफएसएच हार्मोन की कमी होने लग जाएगी। इसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन की भी कमी होने लग जाएगी। लेकिन बढ़ेगा कौन? एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन की अगर बात करते हैं तो एलएच हार्मोन की वृद्धि होती है और यह वृद्धि जो होती है वो अचानक से वृद्धि होती है। अचानक से ये वृद्धि होती है एलएच हार्मोन की, जिसे क्या बोला जाता है? एलएच सर्ज। क्या बोला जाता है इसको? एलएच सर्ज। और इस एलएच सर्ज की वजह से क्या होता है ये जो ग्राफिन फॉलिकल होती है उसकी कोशिकाएं जो कुमुलस उफोरस की लेयर की कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती है। कौन सी? ग्राफिन फॉलिकल में पाई जाने वाली कुमुलस उफोरस की कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती है। किसकी वजह से? एलएच सर्ज की वजह से। अब जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल में उपस्थित जो लेयर होती है कुमुलस उफोरस कोशिकाओं की वो नष्ट होगी तो जाहिर सी बात है जो ओवम होता है, अंडाणु जो होता है, वो अंडाशय से बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद कहाँ आएगा? इन्फेंटिबुलम वाले भाग में। इन्फेंटिबुलम वाले भाग में आ जाता है। सही है, ये सारा काम हो गया किसका? एलएच का काम हो गया। एलएच का काम क्या होता है? एलएच सर्ज उत्पन्न करना, मतलब अचानक से एलएच की मात्रा बढ़ेगी तो उसको एलएच सर्ज कहा जाता है। और एलएच सर्ज की वजह से ग्राफिन फॉलिकल से क्या होता है जो अंडाणु होता है, ओवम जो होता है वो अलग हो जाता है। तो इसको अपन इस
इस क्रिया को क्या बोला जाता है? इस क्रिया को बोला जाता है ओव्यूलेशन। क्या बोला जाता है इस क्रिया को? ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। क्या बोल सकते हैं? अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना। अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग, या इसको अपन कह सकते हैं ओव्यूलेशन। तो ये सारा किस में होता है? कौन सी अवस्था में होता है? इष्टसार, इष्टस अवस्था के अंदर। इष्टस, या तो ये इष्टस अवस्था के अंदर हो सकता है, और कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनमें मैट इष्टस के शुरुआत में ये चीज देखने को मिलती है। कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है ये कोइटस के बाद में होती है। कोइटस होने के बाद में ये क्रिया देखने को मिलती है, जैसे कि खरगोश। सही है। खरगोश के बाद में ऊंट, बिल्ली, ये ऐसे जीव हैं। खरगोश, ऊंट, बिल्ली, ये ऐसे जीव हैं जिनके अंदर क्या होता है? जिनके अंदर कोइटस यानी कि मैथुन की क्रिया होने के बाद ही अंडाणु निर्माण अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है कौन सी अवस्था में? इष्टस अवस्था में होती है। खरगोश, ऊंट, बिल्ली, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार इनको पूछ लिया जाता है कि कोइटस होने के बाद अंडोत्सर्ग की क्रिया कौन से पशुओं के अंदर होती है? खरगोश, ऊंट और बिल्ली के अंदर, और जो होती है वो इष्टस अवस्था के अंदर होती है। तो ये बात होगी इष्टस अवस्था की। दो अवस्थाएं होगी, प्रोइस्टस और इष्टस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेटिस्टस की। तीसरी अवस्था मेटिस्टस। इस अवस्था को मैट स्ट्रम भी बोल सकते हैं, मैट स्ट्रम या पोस्ट स्ट्रम। मेटिस्टस को दो और नामों से इसको जाना जा सकता है। पहला मेटिस्टस, मेटस्ट्रम, मेटस्ट्रम, या इसको बोल सकते हैं पोस्ट स्ट्रम। पोस्ट स्ट्रम का मतलब होता है कि स्ट्रस के बाद आने वाली अवस्था में क्या बोला जाता है? पोस्ट स्ट्रम। पोस्ट स्ट्रम, तीन प्रकार के इसके नाम है। मेटिस्टस, मेटस्ट्रम बोल सकते हैं, या पोस्ट स्ट्रम इसको बोल सकते हैं। अब इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? इसके पहले तो अवधि कितनी होती है? 2 से 3 दिन की इसकी अवधि होती है। 2 से 3 दिन की अवधि होती है। जैसे कि अलग अलग अपन ने पढ़ा, प्रोस्ट्रस की कितनी सी 3 से 4 दिन की अवधि थी प्रोस्ट्रस की। दूसरी अपन बात करते हैं स्ट्रस की, तो 12 से 24 आवर्स की अवस्था थी कौन सी? स्ट्रस की। और तीसरी मेटस्ट्रस, इसकी कितनी अवधि है? 3 से 4 दिन की। अब इसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? देखो, एलएच की मात्रा मैंने बताया था कि कुछ पशु जो होते हैं, कुछ पशुओं में अंडोत्सर्ग की क्रिया स्ट्रस अवस्था में होती है, कुछ पशुओं में जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है ओव्यूलेशन की, वो मेटस्ट्रस की शुरुआत में होती है। कई पशुओं में स्ट्रस के अंत में देखने को मिलती है, कई पशु ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है वो मेटस्ट्रस की शुरुआत में देखने को मिल सकती है। तो मेटस्ट्रस की शुरुआत में एलएच का मान बढ़ेगा, एलएच सर्ज होगा, जिसको क्या बोला जाता है? एलएच सर्ज। और इस एलएच सर्ज की वजह से, इस एलएच सर्ज की वजह से क्या होगा? अंडोत्सर्ग। अब अंडोत्सर्ग तो हो गया। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है ग्राफिन फॉलिकल जो होती है, परिपक्व पुटिका जिसको अपन ने बोला ग्राफिन फॉलिकल, उससे क्या ओवम अलग होता है। उससे क्या अलग होता है? ओवम अलग होके कहाँ चला जाता है? अंडाशय से बाहर चला जाता है। अब अंडाशय से बाहर जाएगा तो इस ग्राफिन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट होता है, ग्राफिन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट कौन सा होता है? ग्रेनुलोसा कोशिकाएं। ग्रेनुलोसा सेल्स। कौन सी कोशिकाएं? ग्रेनुलोसा सेल्स और थिक्का सेल्स, दो प्रकार की कोशिकाएं मैंने आपको बताई थी जो ग्राफिन फॉलिकल को कवर करके रखती है। देखो, ग्राफिन फॉलिकल की संरचना किस प्रकार होती है?
ये तो सबसे पहले ग्रेनुलोसा कोशिकाएं, सही है। कौन सी कोशिकाएं? ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की लेयर होती है। इसके बाहर एक परत और होती है जिसको बोला जाता है थीका लेयर। इसको क्या बोला जाता है? थीका लेयर। थीका लेयर, अंदर वाली ग्रेनुलोसा सेल्स। कौन सी? ग्रेनुलोसा सेल्स। अब ग्रेनुलोसा सेल्स पे अब इसके अंदर क्या पाया जाता है? ओवम। क्या पाया जाता है इसके अंदर? ओवम। ओवम के चारों तरफ की लेयर क्या होती है? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। इसके अलावा इसके ऊपर एक लेयर और होती है जिसको बोला जाता है कुमुलस उपोरस। कुमुलस उपोरस। अब जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है तो ये जो भाग होता है इसकी कुमुलस उपोरस जो कोशिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती है। किसके कारण? एलएच हार्मोन के कारण। एलएच हार्मोन के कारण कुमुलस उपोरस की कोशिकाएं तो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। सही है। तो अंडाणु के ऊपर कौन सी लेयर बची? जोना पेलुसिडा। जो जोना पेलुसिडा होती है वो लास्ट तक रहती है। निषेचन के समय तक ये जो लेयर होती है जोना पेलुसिडा वो अंडाणु के साथ रहती है। अब अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी। अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है तो इसमें जो अंडाणु होता है वो बाहर निकलता है। अंडाणु में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो इसमें केंद्रक आता है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य आती है और इसके ऊपर एक लेयर होती है बाहर की जिसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। अब ये जोना पेलुसिडा तो ये अंडाणु तो बाहर आ गया। अब अंडाणु बाहर आने के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है इसका किसका बना हुआ होता है? ग्रेनुलोसा सेल्स का। किसका बना हुआ होता है? ग्रेनुलोसा सेल्स का। तो ये ग्रेनुलोसा सेल्स की एक कोशिकाएं जो है ये आगे चल के इस बचा हुआ पार्ट क्या बनाता है? इस सीएल का निर्माण करता है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। अंडाणु अंडाणु या ओवम निकलने के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है ग्राफिन फोलिकल का वो क्या कहलाता है? कार्पस ल्यूटियम। तो अपन ऐसे कह सकते हैं इसमें कि ग्राफिन फोलिकल नष्ट होने के बाद किसका निर्माण होता है? कार्पस ल्यूटियम का। एलएच सर्ज हुआ, ओवम बाहर निकला। ओवम बाहर निकलने के बाद बचा हुआ पार्ट होता है वो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। तो इस मेटास्टेस अवस्था के अंदर कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। सही है। कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो गया। अब कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है तो कार्पस ल्यूटियम का कार्य क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम का कार्य होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करना। तो जाहिर सी बात है प्रोजेस्टेरोन का लेवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा एफएसएच हार्मोन यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो एफएसएच हार्मोन का जस्ट विपरीत होता है। तो एफएसएच हार्मोन का स्तर घटता है। किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ज्यादा घटता है। देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एफएसएच हार्मोन दोनों होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर हाई होता है, जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर ब्लड के अंदर हाई होता है तब तक एफएसएच हार्मोन का स्तर हमेशा गिरा रहेगा। जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर रक्त के अंदर बढ़ा हुआ रहता है तब तक एफएसएच का स्तर हमेशा गिरा हुआ रहेगा। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर गिर जाएगा उसके बाद में एफएसएच का स्तर बढ़ता है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। और जब तक एफएसएच का हार्मोन का स्तर हाई रहता है तब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर लो रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे अपन इसके बारे में और डिस्कस करेंगे जब एन स्ट्रेस की अवस्था आएगी। ताव में जब पशु नहीं आता उस स्थिति को एन स्ट्रेस कहा जाता है। तो उस अवस्था के अंदर ये चीज़ें दोबारा आएगी। तो ये वहाँ पे भी आपको ध्यान रखनी है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर यहाँ पे बढ़ेगा क्योंकि कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो गया। और कार्पस ल्यूटियम जो है वो किसका निर्माण करती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। सही है। तो ये किसके? मेटास्टेस के लक्षण हो गए। इसके अलावा मेटास्टेस के लक्षण और भी हो सकते हैं। इसमें एफएसएच के साथ साथ ईस्ट्रोजन का लेवल भी घटता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या बोला जाता है? इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो जब निषेचन होगा, अंडोत्सर्ग हो गया,
अंडाणु ओवम जो है वो फैलोपियन ट्यूब फैलोपियम नलिका में जाएगा, वहाँ क्या आएगा, स्पर्म वहाँ पे आएगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट जाएगा गर्भाशय के अंदर और गर्भाशय के अंदर यूट्रस के अंदर जाएगा और वहाँ पे इम्प्लांटेशन यानी रोपण की क्रिया होगी। किसके अंदर होगी, गर्भाशय के अंदर रोपण की क्रिया होगी। तो इस रोपण की क्रिया के लिए गर्भाशय को तैयार करता है कौन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये जो रोपण की क्रिया है इसके लिए गर्भाशय को तैयार कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तैयार करता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है गर्भाशय की आंतरिक दीवार एंडोमेट्रियम को मोटा करता है। इसके अलावा उसके अंदर रक्त वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियों का निर्माण करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रक्त का संचार हो सके। तो उसके लिए अपन ऐसे कह सकते हैं कि रोपण के लिए यानी कि इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय को तैयार करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यानी कि जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये सारे काम हो गए इसके। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन की क्रिया, निषेचन की क्रिया किसमें होती है, इसी अवस्था के अंदर होती है। निषेचन की क्रिया कौन सी जगह पे होती है, फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। कौन सी अवस्था में, मेटिस्टस की अवस्था में। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा गर्भाशय में रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है, अभी बताया, गर्भाशय में रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है। गर्भाशय में रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है। आंतरिक दीवार जिसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है, गर्भाशय की आंतरिक दीवार में एंडोमेट्रियम, उसका आकार बढ़ जाता है, आकार एंडोमेट्रियम का आकार बढ़ जाता है। और इस एंडोमेट्रियम का आकार बढ़ने की वजह से, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि रक्त आपूर्ति बढ़ने की वजह से कई बार पशुओं के अंदर, या अपन कह सकते हैं विदेशी गायों में इस रक्त आपूर्ति बढ़ने की वजह से कई बार ब्लीडिंग की अवस्था भी देखने को मिलती है। रक्त आपूर्ति बढ़ती है तो कई बार ब्लीडिंग की अवस्था भी देखने को मिलती है, जिसको बोला जाता है पोस्ट ईस्ट्रल ब्लीडिंग। क्या बोला जाता है इसको, पोस्ट ईस्ट्रल ब्लीडिंग। पोस्ट ईस्ट्रस ब्लीडिंग, देखो गर्भाशय में रक्त आपूर्ति बढ़ी तो कई बार विदेशी नस्ल की जो गायें होती है, विदेशी नस्ल की गायों में ये रक्त आपूर्ति कुछ ज़्यादा ही मात्रा में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग की अवस्था देखने को मिलती है। और इस अवस्था को क्या बोला जाता है, पोस्ट ईस्ट्रल ब्लीडिंग। एंडोमेट्रियम का आकार बढ़ता है, तो आकार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है रक्त आपूर्ति भी बढ़ेगी। तो ये सारा जो काम होता है ये किस में होता है, मेटिस्ट्रस अवस्था के अंदर, मेटिस्ट्रस अवस्था के अंदर। अब कुछ पशु ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपवाद के रूप में पाए जाते हैं इस अवस्था में। जैसे कि अपन बात करते हैं डॉग और कैट, कुत्ता और बिल्ली की बात करते हैं। सामान्य रूप से यह अवस्था जो होती है 2 या 3 दिन तक पाई जाती है। अगर अपन केटल की बात करते हैं या बफेलो की बात करते हैं तो ये अवस्था जो होती है वो 2 से 3 दिन तक ही पाई जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं डॉग और कैट की, तो डॉग के अंदर यह अवस्था कितने दिन तक चलती है, 50 से 60 दिन तक। डॉग के अंदर 50 से 60 दिन तक। या अपन कैट की बात करते हैं तो कैट में यह अवस्था 30 से 40 दिन तक चलती है। कैट में यह अवस्था 30 से 40 दिन तक चलती है। या डॉग की बात करें तो 50 से 60 दिन तक चलती है। इसके बाद में कौन सी अवस्था आती है, डाईईस्ट्रस। वह डाईईस्ट्रस अवस्था जो होती है वो डॉग और कैट के अंदर एब्सेंट होती है। ध्यान रखना, डाईईस्ट्रस इसके बाद में पाई जाने वाली जो अवस्था होती है, इसके बाद में पाई जाने वाली अवस्था जो होती है जैसे डाईईस्ट्रस, वो कैट और डॉग के अंदर एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर जो मेटिस्ट्रस अवस्था होती है वही 50 से 60 दिन ले लेती है कुत्ते के अंदर, और बिल्ली के अंदर 30 से 40 दिन तक पाई जाती है। तो ये होगी मेटिस्ट्रस की अवस्था। अब मेटिस्ट्रस में क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले तो
2 से 3 दिन तक चलती है। कैटल बफेलो की बात करते हैं या अपन डॉग और बिल्ली की बात करें तो 50 से 60 दिन और 30 से 40 दिन तक चलती है। सही है। इसमें क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। एलएच सर्च होता है। एलएच सर्च की वजह से ग्राफिन फॉलिकल फटेगी, अंडाणु जो होता है ग्राफिन फॉलिकल से बाहर निकलेगा, और ग्राफिन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट होता है अंडाणु के अलावा, वो किसका निर्माण करता है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। तो जाहिर सी बात है कार्पस ल्यूटियम का निर्माण किस अवस्था में होगा, मेट स्ट्रस अवस्था के अंदर। कौन सी अवस्था में, मेट स्ट्रस अवस्था के अंदर कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। और कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा तो प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव बढ़ेगा तो एफएसएच का स्त्राव घटेगा। ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव बढ़ता है तो एफएसएच का स्त्राव घटता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसके अलावा मेटिस्टिस में और क्या होता है, इसके अलावा मेटिस्टिस में विदेशी गायों में ब्लीडिंग की अवस्था देखने को मिलती है, क्योंकि रक्त आपूर्ति बढ़ेगी। इस्ट्रोजन जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है, गर्भाशय को रोपण के लिए तैयार करता है, मतलब उसकी साइज बढ़ाता है, इसके अंदर रक्त आपूर्ति बढ़ाता है। तो रक्त आपूर्ति बढ़ेगी तो कई बार विदेशी नस्ल की गायों में ये ब्लीडिंग की अवस्था देखने को मिलती है, जिसको पोस्ट स्ट्रेस ब्लीडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, पोस्ट स्ट्रेस ब्लीडिंग कहा जाता है। और इसी अवस्था के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी होती है, निषेचन की क्रिया भी इसी अवस्था में होती है। ये होगी मेट स्ट्रेस। चौथी अवस्था डाई स्ट्रेस। चौथी अवस्था कौन सी है, डाई स्ट्रेस। यह अवस्था 12 से 15 दिन तक चलती है। कैटल बफेलो की बात करें तो 12 से 15 दिन तक चलती है, सबसे लंबी अवस्था है। सबसे लंबी अवस्था है और 12 से 15 दिन तक ये चलती है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से लक्षण, कार्पस ल्यूटियम परिपक्व हो जाती है। कार्पस ल्यूटियम बनना कहाँ से स्टार्ट होती, मेट स्ट्रेस से, और इसमें आते आते कार्पस ल्यूटियम जो होती है परिपक्व हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। अगर निषेचन होता है, अगर निषेचन की प्रोसेस होती है तो जाइगोट का निर्माण होता है, और अगर निषेचन की प्रोसेस नहीं होती है, निषेचन की क्रिया अगर नहीं होती है तो जो परिपक्व कार्पस ल्यूटियम है वो वापस डिजनरेट होने लग जाती है। कार्पस ल्यूटियम का डिजनरेशन, इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि कार्पस ल्यूटियम जो होती है वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। कौन सी अवस्था में, अगर निषेचन नहीं होता है उस समय होता है कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, और अगर निषेचन की क्रिया होती है तो कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव लगातार होता रहेगा। जब तक प्रेगनेंसी चलती है तब तक कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव लगातार चलता रहता है। कौन सी अवस्था में, निषेचन होने की अवस्था में। अगर निषेचन की अवस्था नहीं होती है तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, या अपन कह सकते हैं कार्पस ल्यूटियम का अपघटन होने लग जाता है। कार्पस ल्यूटियम का क्या होने लग जाता है, अपघटन होने लग जाता है, और धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम नष्ट होने लग जाती है। तो जाहिर सी बात है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसका स्तर धीरे धीरे घटने लग जाता है। कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो रही है तो जाहिर सी बात है प्रोजेस्टेरोन का स्तर घटने लगेगा, और प्रोजेस्टेरोन का स्तर घटने लगेगा तो गर्भाशय की दीवार जो मोटी हुई थी उसमें रक्त आपूर्ति बढ़ी थी, वो धीरे धीरे उसका भी अपघटन होने लग जाता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर घटेगा तो एफएसएच का स्तर धीरे धीरे इसके अंदर बढ़ेगा। एफएसएच का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा तो एफएसएच का स्तर बढ़ेगा तो वापस वही पुट्टी की अवस्था, यानी पुट्टिकाओं का निर्माण वापस प्रारंभ हो जाएगा। सही है, पुट्टिकाओं का निर्माण, जो फॉलिकल्स का निर्माण वापस से प्रारंभ हो जाता है। तो ये सारी अवस्थाएं कौन सी थी, डाई स्ट्रेस की अवस्था होगी। कौन सी, डाई स्ट्रेस की अवस्था। इसके बाद में अब कौन से पशु के अंदर स्ट्रेस साइकिल कितने दिन तक चलती है वो देखते हैं अपन। स्ट्रेस साइकिल की अवधि, कैटल अगर बफेलो की बात करते हैं, कैटल बफेलो की बात करते हैं तो मैंने बताया 21 दिन तक चलती है। कैटल बफेलो की 21 दिन की चलती है। अगर सीप की
सीप की बात करते हैं। सीप में ये जो होती है 16 दिन तक चलती है। गोट में जो होती है 20 दिन तक। इसकी अवधि कितनी होती है? 20 दिन। 20 दिन बाद में रिपीट होती है। इसके अलावा मेयर मतलब फीमेल हॉर्स, इसके अंदर मेयर में कितनी चलती है? 21 दिन। मेयर में जो है 21 दिन तक ये अवधि चलती है। इसके अलावा कैमल के अंदर सी कैमल इसके अंदर 10 दिन। बिच के अंदर ये अवस्था 16 से 56 सप्ताह तक चलती है। 16 से 56 सप्ताह तक ये अवस्था, जो मध्य चक्र की अवस्था होती है, वो चलती है। इसके अलावा आपकी बुक में एक सारणी दे रखी है, वो आप देख सकते हो। इसमें प्यूबर्टी की उम्र दे रखी है, सर्विस की औसत आयु दे रखी है, ईस्टर साइकिल का प्रकार दे रखा है, कौन सा प्रकार इसमें पाया जाता है। वैसे तो आप गायनिकोलॉजी में पढ़ोगे कि ईस्टस का कौन सा प्रकार पाया जाता है इसके अंदर, या प्लेसेंटा का कौन सा प्रकार पाया जाता है, वो सब आप गायनी में पढ़ते हो। ओवम का जीवन काल इसमें दे रखा है। हीट में आने के बाद जो एआई की जाती है वो कितने दिन बाद में की जाती है, पार्चुरेशन का टाइम कितना होता है, वो सारी चीज़ आपकी इसमें दे रखी है टेबल के अंदर, ये आप देख सकते हो। बाकी अपन नेक्स्ट आगे क्लास में स्टार्ट करेंगे।